वेलकम टू बिहार मैटर्स। जितने भी छात्र आज के इस सत्र से जुड़े हैं, आज की क्लास का विषय बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। आज हम बिहार औद्योगिक नीति और आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट यानी बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एक बहुत ही समग्र विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस विश्लेषण के अंतर्गत हम मुख्य रूप से BIIP 2016, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बिहार बजट 2026-27 इन तीनों के आंकड़ों को एक साथ डीकोड करेंगे। सही कहा। और देखिए, ये स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी है कि ये क्लास बिहार सरकार की सभी प्रमुख परीक्षाओं जैसे BPSC, BSSC, SSC, रेलवे, SI और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जी, क्योंकि परीक्षा में सीधे यहीं से विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। राइट। तो आज के इस सत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये स्थापित करना है कि नीतिगत प्रोत्साहनों यानी पॉलिसी इंसेंटिव्स और क्षेत्रीय विकास, जिसे हम सेक्टरल ग्रोथ कहते हैं, उनके बीच का सीधा संबंध क्या है, ताकि छात्रों का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो सके। एकदम सही। अगर हम अर्थव्यवस्था को समझने के सबसे बड़े नियम की बात करें तो सतह पर जो दिख रहा है, कहानी अक्सर उससे कहीं अधिक गहरी होती है। बिल्कुल। जब छात्रों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है तो सिर्फ आंकड़ों को रट लेना पर्याप्त नहीं होता। मतलब ये जानना जरूरी है कि कोई भी वृद्धि दर हवा में से पैदा नहीं होती, वो किसी न किसी नीतिगत फैसले का परिणाम होती है। और यहीं से आज की चर्चा का पहला विश्लेषणात्मक प्रश्न उठता है। अक्सर हम देखते हैं कि नीतियों पर अलग से चर्चा होती है और आर्थिक प्रदर्शन पर अलग से, जैसे BIP 2016 एक नीतिगत दस्तावेज है। जी, जो प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स की बात करता है। राइट। और दूसरी तरफ हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, जो क्षेत्रीय विकास का रिपोर्ट कार्ड है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम इन दोनों को अलग-अलग रखकर बिहार की अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों को अलग अलग खानों में बांट कर देखना एक बहुत बड़ी अकादमिक भूल होगी। इसे एक बहुत ही आसान सादृश्य या एनालॉजी से समझा जा सकता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था एक स्मार्टफोन है, तो सरकार की नीतियां जैसे BIP 2016 उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या OS है, उसका सोर्स कोड है। समझ रही हूँ। और जो आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा हम देखते हैं वो उस फोन पर चलने वाले ऐप्स की परफॉर्मेंस है। अगर कोई ऐप बहुत तेजी से चल रहा है तो उसका कारण उस सोर्स कोड में ही छिपा होता है। आप केवल स्क्रीन देखकर ये नहीं बता सकते कि फोन तेज क्यों चल रहा है। बिल्कुल, आपको बैकएंड की कोडिंग देखनी होगी। ठीक उसी तरह नीतिगत प्रोत्साहनों और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को एक साथ रखकर पढ़ना ही एकमात्र सही अकादमिक दृष्टिकोण है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नजरिया चीजों को काफी स्पष्ट कर देता है। तो चलिए सीधा उस ऐप की परफॉर्मेंस यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नवीनतम डेटा पर नजर डालते हैं। जी बिल्कुल। वर्ष 2024-25 के जो आंकड़े सामने आए हैं वे बताते हैं कि बिहार के द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर की विकास दर 15.5% रही है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और इसके साथ ही राज्य के GSDP में इसका योगदान 26.8% दर्ज किया गया है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वर्तमान में बिहार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। देखिए, 15.5% का ये जो उछाल है, ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन छात्रों को इस 15.5% को डीकोड करना आना चाहिए। वो कैसे? जब हम द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं तो ये कोई अमूर्त शब्द नहीं है। इसके 3 मुख्य घटक या कंपोनेंट्स होते हैं: विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो इन तीनों में एक साथ वृद्धि हो रही है। बिल्कुल। जब विकास दर 15.5% पहुंचती है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि इन तीनों इंजनों में एक साथ ईंधन डाला गया है। जब कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो नई इमारतों, औद्योगिक शेड्स का निर्माण होता है। जब फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। और जाहिर है इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जब भारी मशीनें चालू होंगी तो बिजली की खपत में भी उछाल आएगा। एकदम सही। बिजली के औद्योगिक खपत का बढ़ना किसी भी राज्य में औद्योगिकीकरण का सबसे प्रामाणिक जमीनी संकेत माना जाता है। बिजली के बिल झूठ नहीं बोलते। ये बता रहा है कि बिहार में पूंजी निवेश जमीन पर उतर चुका है। राइट। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। जब मशीनें काम कर रही हैं और विकास दर इतनी ऊंची है
तो ये विकास ला कौन रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आमतौर पर जब औद्योगिकीकरण की बात होती है तो दिमाग में बड़े कॉर्पोरेशंस, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की छवि आती है। लेकिन सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि बिहार में इस 15.5% की वृद्धि का नेतृत्व बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं कर रहे हैं, जी। बल्कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कर रहे हैं। राज्य की औद्योगिक इकाइयों का एक विशाल हिस्सा इन्हीं एमएसएमई से बनता है। तो क्या BIPP 2016 की नीतियों ने जानबूझकर इस एमएसएमई इकोसिस्टम को लक्षित किया था, या ये केवल एक संयोग है? इसे किसी भी नजरिए से संयोग नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है जो राज्य की भौगोलिक वास्तविकताओं पर आधारित है। देखिए, बिहार की जनसांख्यिकी और भूगोल को समझना होगा। ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। बिल्कुल, और यहाँ की कृषि भूमि अत्यधिक उपजाऊ भी है। सही कहा। तो ऐसे परिदृश्य में किसी एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक साथ 2000 या 3000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना यानी लैंड एक्विजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। सरकार इस बात को जानती थी। यानी बड़े उद्योगों के लिए जमीन का एक मुश्त मिलना एक व्यवहारिक बाधा थी। जी, इसीलिए BIPP 2016 के नीति निर्माताओं ने अपना पूरा फोकस विकेंद्रीकृत विकास या डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ पर लगा दिया। एक जगह 1000 एकड़ की फैक्ट्री लगाने के बजाय राज्य के 38 जिलों में 2-2 एकड़ की छोटी फैक्ट्रियां लगाना ज्यादा व्यवहारिक था। तो नीतियां मुख्य रूप से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अनुकूल बनाई गई। बिल्कुल। और परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को इसे स्पष्ट रूप से MSME संचालित मॉडल या MSME ड्रिवन मॉडल के रूप में याद रखना चाहिए। MSME संचालित मॉडल ये मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत कीवर्ड है। लेकिन अब उस विरोधाभास की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है, और ये वो हिस्सा है जो छात्रों को सबसे ज्यादा भ्रमित करता है। रोजगार के आंकड़ों की बात कर रही हैं आप? जी, अगर MSME मॉडल इतनी तेजी से सफल हो रहा है और द्वितीय क्षेत्र 15.5% की दर से बढ़ रहा है, तो रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर्वेक्षण के अनुसार द्वितीय क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन राज्य का अधिकांश कार्यबल आज भी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में ही है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गैप है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का कुल हिस्सा सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर के रोजगार से भी कम है। अगर मैं यहाँ एक सादृश्य का उपयोग करूं तो ये उस तेज गति वाली ट्रेन की तरह है जिसका इंजन तो 15.5% की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन पीछे लगे डिब्बे खाली हैं। यात्री नहीं है उसमें। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस सादृश्य में जो ट्रेन का इंजन है वो पूंजी या कैपिटल है, और जो यात्री हैं वे श्रम यानी लेबर हैं। इस डेटा से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि औद्योगिक विकास का मतलब आनुपातिक रोजगार वृद्धि नहीं है। मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। बिल्कुल। यह दर्शाता है कि बिहार का औद्योगिक आधार अभी भी विकास के चरण में है, यानी डेवलपिंग फेज में है। इसे पूंजी गहन बनाम श्रम गहन उद्योगों के अंतर से समझना होगा, कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव। इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए, विकास और रोजगार एक साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? जब औद्योगिकीकरण शुरू होता है तो शुरुआती वर्षों में बहुत बड़ा पूंजी निवेश होता है। उद्यमी जमीन खरीदते हैं, महंगी मशीनें लाते हैं। मान लीजिए एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 10 करोड़ रुपए की ऑटोमेटेड मशीन लगाई गई। जी। इस 10 करोड़ के निवेश से द्वितीय क्षेत्र का आउटपुट तुरंत ऊपर चला जाएगा। विकास दर 15.5% दिखने लगेगी। लेकिन उस ऑटोमेटेड मशीन को चलाने के लिए शायद सिर्फ 4 या 5 कुशल ऑपरेटरों की जरूरत होगी। अच्छा, तो निवेश का बड़ा हिस्सा मशीनों और बुनियादी ढांचे में जा रहा है, न कि मानव संसाधन में। सही कहा। इस संरचनात्मक अंतर या स्ट्रक्चरल गैप का यही मूल कारण है। कारखाने अपनी स्थापित क्षमता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जो वास्तव में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करते हैं। राइट? एकदम सही। इसीलिए ग्रोथ रेट और रोजगार के बीच ये खाई नजर आती है। ये बहुत ही तार्किक व्याख्या है, लेकिन इस MSME संचालित मॉडल के पीछे वो कौन सा ईंधन है जो उद्यमियों को ये निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है? इसके लिए हमें वापस BIPP 2016 के नीतिगत प्रोत्साहनों को खंगालना होगा। बिल्कुल, उस सोर्स कोड को देखना होगा। अगर हम इन विशिष्ट प्रोत्साहनों के आंकड़ों को कक्षा में रखें तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूंजीगत सब्सिडी यानी कैपिटल सब्सिडी।
जी। आंकड़े बताते हैं कि माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए सरकार 30% तक की भारी सब्सिडी दे रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है। मीडियम उद्यमों के लिए ये सब्सिडी 25% है, लेकिन लार्ज उद्यमों के लिए ये केवल 15% है। जी, 10 करोड़ की सीमा के साथ। राइट। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर छोटे उद्योगों को 30% सब्सिडी मिल रही है, जबकि बड़े उद्योगों को केवल 15%, तो क्या ये बड़े निवेश को रोकना नहीं हुआ? ये रोकना नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वो कैसे? देखिए, अगर एक बड़ा उद्योग किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था को एक भारी झटका लगता है। लेकिन अगर 100 छोटे उद्योग अलग अलग जिलों में लगे हों, तो अर्थव्यवस्था ज्यादा लचीली रहती है। छोटे उद्योगों को 30% सब्सिडी देने का मतलब है कि सरकार स्थानीय युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाना चाहती है, अच्छा। ताकि जोखिम कम हो सके। बिल्कुल। अगर कोई युवा 1 करोड़ का प्लांट लगाता है तो उसे 30 लाख रुपए सरकार से वापस मिल जाते हैं। ये उसके शुरुआती जोखिम को बहुत कम कर देता है। और यही कारण है कि बिहार में MSME का दबदबा है। जोखिम कम करने की बात करें तो सब्सिडी के अलावा भी कई बड़े इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि SGST की 80% प्रतिपूर्ति, जो पूरे 10 वर्षों के लिए दी जा रही है। ये बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही 10% का ब्याज अनुदान या इंटरेस्ट सबवेंशन 5 वर्षों के लिए, 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी और 100% स्टैम्प ड्यूटी छूट। क्या ये नीतियां वास्तव में जमीनी स्तर पर असर डालती हैं? बहुत ज्यादा असर डालती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई उद्यमी बैंक से ऋण लेता है। आमतौर पर व्यावसायिक ऋण पर 10 से 12% का ब्याज लगता है। जी, जो कि काफी ज्यादा है। नए व्यवसाय के लिए इतना भारी ब्याज चुकाना मुश्किल होता है। लेकिन 10% ब्याज अनुदान का मतलब है कि अगर बैंक 12% ब्याज ले रहा है, तो उसमें से 10% सरकार चुकाएगी। यानी उद्यमी की जेब से प्रभावी रूप से सिर्फ 2% ब्याज जा रहा है। बिल्कुल। प्रभावी ब्याज दर 2% रह जाने से उसका कैश फ्लो बच जाता है। जब इन सभी फायदों को मिला दिया जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि 15.5% की उच्च वृद्धि सीधे तौर पर इन्हीं नीतियों का परिणाम है। तो अब समय आ गया है कि हम पुरानी नीतियों, वर्तमान प्रदर्शन और भविष्य के बजट के बीच की कड़ी को जोड़े। अब तक के 3 मुख्य अवलोकनों को अगर सारांशित किया जाए। जी, बताइए। पहला, 15.5% की उच्च वृद्धि सीधे तौर पर पूंजीगत सब्सिडी और SGST प्रतिपूर्ति से जुड़ी है। दूसरा, MSME का प्रभुत्व छोटी इकाइयों के लिए 30% उच्च सब्सिडी से जुड़ा है। और तीसरा, रोजगार का कम हिस्सा यह दर्शाता है कि आधार अभी भी विकसित हो रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कम रोजगार और संरचनात्मक अंतर को पाटने के लिए सरकार आगे क्या कर रही है? बजट 2026-27 में ऐसा क्या है जो इस खाली ट्रेन में यात्रियों को बैठाएगा? देखिए, बजट 2026-27 में इस अंतर को पाटने के लिए ही 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। औद्योगिक क्लस्टर यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और निवेश प्रोत्साहन या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये औद्योगिक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? एक अकेली फैक्ट्री अपना माल बनाती है और बाहर भेज देती है, लेकिन जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के कई उद्योग स्थापित होते हैं, तो वो क्लस्टर बन जाता है। जैसे चमड़ा या वस्त्र क्लस्टर। इसका असली जादू इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट में है। मतलब एक के साथ कई अन्य गतिविधियां शुरू हो जाना? बिल्कुल। मान लीजिए एक टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया गया। वहां सिर्फ कपड़े की फैक्ट्रियां नहीं होंगी, धागा सप्लाई करने वाले वेंडर्स आएंगे, पैकेजिंग इकाइयां खुलेंगी, ट्रकों और ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, मैकेनिक की दुकानें, कैंटीन। हाँ, तो जो मुख्य फैक्ट्री पूंजी गहन थी, उसके आसपास जो सहायक इकोसिस्टम बना, वो अत्यधिक श्रम गहन या लेबर इंटेंसिव हो गया। समझ गई। तो बजट 2026-27 में क्लस्टर्स बनाकर उन कारखानों के आसपास रोजगार का जाल बुना जा रहा है। जी। और बुनियादी ढांचे पर जो भारी आवंटन है, वो इन क्लस्टरों तक सड़कें और बिजली पहुंचाने के लिए है। कंस्ट्रक्शन खुद भी बहुत श्रम गहन होता है। कक्षा के अंतिम चरण में छात्रों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे विश्लेषण का उत्तर पुस्तिका में कैसे उपयोग करना है। परीक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स के लिए फाइनल कंबाइंड फैक्ट शीट का त्वरित दोहराव कर लेते हैं। माइक्रो के लिए 30% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 5 करोड़। जी, 80% SGST प्रतिपूर्ति, द्वितीय क्षेत्र की विकास दर 15.5%।
और जीएसडीपी में इसका हिस्सा 26.8% है। ये आंकड़े छात्रों को कंठस्थ होने चाहिए। और जो छात्र मुख्य परीक्षा या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने उत्तर का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। वो कैसे शुरू करें? छात्रों को अपना उत्तर नीति और प्रोत्साहन से शुरू करना चाहिए, यानी पॉलिसी टू इंसेंटिव्स। फिर सर्वेक्षण और विकास का डेटा देना चाहिए कि कैसे 15.5% की ग्रोथ मिली। राइट। और अंत में संरचनात्मक अंतर या कम रोजगार के गैप को समझाते हुए बजट 2026-27 के समाधानों के साथ निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह एक बहुत ही शानदार और स्कोरिंग स्ट्रक्चर है। आज के इस सत्र से यह साबित होता है कि ये सभी आंकड़े बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए कितने निर्णायक हैं। बिल्कुल, छात्रों को मेरी यही सलाह है कि वे आज पढ़ाए गए सभी की पॉइंट्स और प्रतिशत का अच्छे से रिवीजन करें। जी, यह लेक्चर सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का अकादमिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन जाने से पहले छात्रों को खुद से विचार करने के लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ते हैं। जी बताइए। सोचिए कि बजट 26-27 में प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर द्वितीय क्षेत्र में रोजगार की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, और क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे श्रम पलायन को रोकने में कारगर होंगे? इस पर जरूर मंथन कीजिएगा। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।